हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब सेशन। सो जब भी हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं गाइस, तो हमारे माइंड में ये डाउट रहता है कि व्हाट विल बी द प्रीवियस, किस तरह के जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कुछ रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ये जितने भी डाउट्स हैं, इन सभी डाउट्स को आप लोगों के लिए सॉल्व करके लाया गया है इन दिस ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। इस ई बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस कंपोनेंट वाइज जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस ई बुक को आप लोग जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है एक्सेस कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि यार कहाँ से हम लोग जो है वो जो भी प्रीवियस ईयर साइकिल्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको कहाँ से रिकलेक्ट कर पाएँ। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो है वो मई 2023 के अंदर जो जैब एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया उसके अंदर जो RBWM है, RBWM कंपोनेंट के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन क्राफ्टेड बाय द एडुटैप फॉर द एस्पिरेंट्स लाइक यू गाइस। सो इस डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, सो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस दिखेंगे, दोज क्वेश्चंस विल बी विद एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ। आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, सो अब हम लोग जो है वो इस एग्जाम के अंदर किस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोगों ने 3 सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो पहले सेक्शन के अंदर आप लोगों को किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, टाइप ऑफ द क्वेश्चन, और क्या कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए थे उस क्वेश्चन के अंदर, इस सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन को जो है सेक्शन 1 के अंदर डिवाइड किया गया है। जहां पे आप लोगों से जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो आप लोगों के सामने रिकलेक्ट करके रखा गया है। इसके अलावा जो सेक्शन 2 रहेगा, सेक्शन 2 के अंदर section 2 consists of the questions for which exact question asked in the exam is not known to us। मतलब कि सेकंड सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आपको बताया गया है। सेक्शन 3 के अंदर द टॉपिक्स फ्रॉम विच द क्वेश्चंस वर एक्चुअली फ्रेम्ड, उन टॉपिक्स को जो है वो मेंशन किया गया है। तो अब हम लोग जो है वो डिटेल में इस मई 2023 वाला जो ये RBWM का एग्जाम कंडक्ट किया गया था IIBF के द्वारा, इस एग्जाम को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। अब इसको डिस्कस करने का पर्पस गाइज यही है कि आप लोगों को क्लैरिटी हो पाए कि प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे और आप लोग किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, जो कि आप लोगों का अभी जून के अंदर जो एग्जाम होने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट वॉज हु क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि किसके द्वारा ये टर्म क्वाइन किया गया था। योर ऑप्शंस वर जॉन मैकार्थी, डेविड ब्रैडले, चार्ल्स बेबेज एंड एलन ट्यूरिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, दैट इज जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी के द्वारा जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस टर्म को क्वाइन किया गया, जबकि ये जो टर्म थी दिस बिकेम पॉपुलर जब एलन ट्यूरिंग के द्वारा जो था वो एफर्ट्स किए गए विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे व्हाट इज द राइट आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दिस ऑप्शन ए इज द राइट वन, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। वही बताया गया है कि जॉन मैकार्थी जो थे, ही वॉज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि within which time period the possession notice should be published in 2 leading newspapers, one of which should be in vernacular language under the Sarfazi Act 2002 itself। ठीक है, सो कितने टाइम के अंदर जो है वो हम लोगों को एक पब्लिश्ड 2 लीडिंग पब्लिश्ड न्यूज़पेपर के अंदर जो है पोजेशन नोटिस को जो है वो पब्लिश करवाना होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर अंडर द सारफेजी एक्ट 2002। अब देखिए सारफेजी एक्ट का मतलब क्या है कि सारफेजी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंदर इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट का काम क्या था कि भाई जो भी रिकवरी वगैरह करनी है बैंक्स के लिए, रिकवरी ऑफ लोन्स वगैरह जो करनी है, जो ऐसे लोन्स हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं उनकी रिकवरी करने के लिए इस सरफेजी एक्ट को लाया गया। अब इस एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, उस प्रोविजंस के अंदर में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि जब भी पोजेशन नोटिस दिया जाएगा तो कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो एक
जो 2 लीडिंग न्यूज़पेपर हैं कंसर्न्ड एरिया के, वहां पे पोजेशन नोटिस को जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा. सो योर ऑप्शंस आर 1 मंथ, 15 डेज, 7 डेज एंड नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ. अब देखिए, जब भी एक ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो पोजेशन लेगा या फिर कॉज टू पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेजर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले, बाय डिलीवरिंग अ पोजेशन नोटिस टू द मॉर्टगेजर और बोरोअर और गारंटर इटसेल्फ. ठीक है, एक पोजेशन नोटिस जो है वो डिलीवर करना है. बाय अफिक्सिंग द पोजेशन नोटिस ऑन द आउटर डोर और एट सच कॉस्पिशियस प्लेस ऑफ द प्रॉपर्टी. अब जो ये पोजेशन नोटिस है इसको फिक्स करना है आउटर डोर ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर. अब इसके बाद विद इन 7 डेज ऑफ टेकिंग द पोजेशन नोटिस शुड ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स, one of which should be in the vernacular language having sufficient circulation in that locality where the property is situated. तो यहीं से ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया था. अब यहाँ से आप लोगों के लिए सरफेजी एक्ट कौन से ईयर में जो है लाया गया, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर. तो इस तरह से आप लोग जो है वो इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द टारगेट ईयर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल. तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो था वो लॉन्च किया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया. इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि हम लोगों को जो है वो 2022 तक बहुत ज़्यादा जो है वो हाउसिंग की शॉर्टेज होने वाली है. तो इसीलिए इन्होंने 2015 के अंदर जो था वो इस स्कीम को लेकर के आए, प्रधानमंत्री आवास योजना नाम की जो स्कीम थी. अब यहाँ पे पूछा गया है टारगेट ईयर कितना रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के लिए. योर ऑप्शंस आर 2025, 2022, 2024 या फिर 2030 इटसेल्फ. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ. अब देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, रूरल और अर्बन. दोनों के लिए ही जो टारगेट ईयर रखा गया है दैट हैज़ बीन केप्ट एज 2024 इटसेल्फ. ठीक है, सो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के और भी यहाँ पे जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि बेनिफिशरीज कौन कौन से होते हैं. ठीक है, कितनी कैटेगरीज के अंदर जो है वो कस्टमर्स को सेगमेंट किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर. सो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जो है वो आने वाले साइकिल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द लोन टू वैल्यू रेशियो ऑन होम लोन्स अप टू ₹30 लाख. ठीक है, अगर जो होम लोन है उनकी वैल्यू, उस होम लोन की वैल्यू जो है वो 30 लाख है, तो उस पे लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो कितना रखा गया है, 90%, 80%, 75% या फिर नन ऑफ द अबव. अब देखिए, लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब क्या है कि जैसे 30 लाख तक का अगर लोन लिया जा रहा है तो कितना जो परसेंटेज ऑफ लोन है दैट विल बी गिवन बाय अ बैंक इटसेल्फ, अगर हम होम लोन के एस्पेक्ट में बात करें. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज 90%. अब देखिए, लोन टू वैल्यू रेशियो के लिए जो है वो आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि 30 लाख तक का अगर लोन रहेगा तो उसमें मैक्सिमम 90% विल बी द लोन टू वैल्यू रेशियो. लोन की अगर वैल्यू 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो मैक्सिमम 80% कैन बी द वैल्यू. अगर लोन की जो वैल्यू है दैट इज अबव 75 लाख तो मैक्सिमम 75% कैन बी द लोन टू वैल्यू रेशियो इटसेल्फ. सो ये यहाँ से आप लोगों से होम लोन के रिगार्डिंग जो था वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था 2023 के अंदर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट रोल इन द इन्वेस्टमेंट. देखिए, इन्वेस्टमेंट के कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब भी अपने सिलेबस को कवर अप करते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि यूरोप विच इज़ हैविंग द लीस्ट रोल इन द इन्वेस्टमेंट. योर ऑप्शंस आर हेजिंग, रिटर्न, लिक्विडिटी या फिर रिस्क. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हेजिंग इटसेल्फ. हेजिंग का कोई लेना देना नहीं है रोल इन द इन्वेस्टमेंट से. और ये जो रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी और सेफ्टी, ये हमारे 4 एलिमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ये चारों एलिमेंट्स रहते हैं. अब देखिए, रिटर्न का मतलब क्या है, कोई भी अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको एक अच्छी खासी रिटर्न जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल पाए. अब ये जो रिटर्न है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. रेगुलर इनकम की फॉर्म में कैसे, जैसे बॉन्ड्स वगैरह के अंदर अगर इन्वेस्ट कर दिया तो बॉन्ड्स वगैरह के अंदर जैसे इन्वेस्ट करेंगे तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोगों को आता रहेगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर. और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल का एप्रिशिएट करना.
कैपिटल एप्रिसिएशन को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट इज रिस्क इटसेल्फ। दिस मीन्स वेरिएबिलिटी इन रिटर्न बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल और नॉन पेमेंट ऑफ द इनकम। अब ये जो हम लोगों को रिटर्न आनी है, इसके अंदर अगर कोई भी वेरिएबिलिटी आती है तो उसी से हम लोगों के लिए क्या राइज हो जाता है, रिस्क राइज हो जाता है। अब ये हो क्यों सकता है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल और नॉन पेमेंट ऑफ द इनकम इटसेल्फ। जनरली ये माना जाता है कि मोर द रिस्क मोर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न इटसेल्फ। इसी तरह से सेफ्टी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब सेफ्टी क्या है, इट स्टेट्स दैट जो इन्वेस्टर है उसको अपना जो प्रिंसिपल का ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी के ऊपर वापस मिल जाए, एटलीस्ट वो वापस मिल जाए विद नो लॉस इन द वैल्यू एंड हिंड्रेंस इटसेल्फ। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी विच इज एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। सो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर को जब भी ज़रूरत पड़े वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल कर ले और जो भी उसको जो नीड राइज हो रही है उसके अंदर उस नीड को जो है वो सेटिस्फाई कर पाए बाय इनकरिंग लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लेस टाइम एंड एनर्जी इटसेल्फ। सो ये जो है वो हमारे एलिमेंट बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। अब हेजिंग का मतलब क्या है, हेजिंग इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी विच इज बीइंग ऑप्टेड फॉर कवरिंग एनी काइंड ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट इज हैविंग लीस्ट रोल इन द इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज व्हाट इज द कैश लिमिट फॉर डिमांड ड्राफ्ट ट्रांजेक्शंस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। अब जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसके थ्रू अगर कैश के थ्रू जो है वो डिमांड ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन की जा रही है तो वहाँ पे आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो कितनी कैश लिमिट जो है वो रखी गई है, 1 लाख रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़। अब राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज 50,000 रुपीज़। सो देखिए जब भी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन की जाएगी कैश की फॉर्म में, जब कैश दिया जाए मतलब कैश जो है वो डिपॉजिट करवाया जाएगा उसके लिए जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाएगा तो उस केस में 50,000 रुपये तक का ही जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन की जा सकती है इन द कैश फॉर्म इटसेल्फ। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इशूड द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक के द्वारा जो था वो इशू किया गया, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। योर ऑप्शंस आर कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो था वो इंडिया के अंदर किसने इशू किया, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाता है 1980 के अंदर। उसके बाद आंध्रा प्रदेश ने जो था वो आंध्रा जो बैंक था, आंध्रा बैंक ने था सेम ईयर में ही जो था वो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया था। बोथ वर ऑफ द वीज़ा ब्रांड। अब ये वीज़ा और मास्टर पे इनके बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड्स जो हैं ये क्या है एक्चुअल में, दीज आर दी स्पॉन्सर बैंक्स इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि पहला जो क्रेडिट कार्ड था वो इंडिया में किसने लॉन्च किया था, इशू किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सब्सिक्वेंटली आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम के अंदर कि भाई फर्स्ट क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद या क्रेडिट कार्ड इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी आंध्रा बैंक इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इटसेल्फ। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस जो है यहाँ पे आप लोगों को दी गई हैं आपकी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एक इंडिविजुअल का भी एक लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। तो ग्रोथ, मेच्योरिटी, इंट्रोडक्शन और डिक्लाइन जैसे यहाँ पे लिखा गया है इनको हम लोगों ने अरेंज करना है। ठीक है, एक सही ऑर्डर के अंदर कि किस ऑर्डर के अंदर जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ये स्टेजेस रहती हैं। योर ऑप्शंस आर 1 2 3 4, 3 1 2 4, 1 2 4, 1 3 4 2, 3 2 1 4। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3 1 2 4। सबसे पहले रहेगी इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद रहेगी ग्रोथ स्टेज, उसके बाद रहेगी मैच्योरिटी स्टेज और उसके बाद रहेगी फिर फाइनली हमारी डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब देखिए जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उस स्टेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ न्यू टू द मार्केट, तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ नॉट वेरी मच अवेयर
हमारे जो कस्टमर्स हैं दोज आर नॉट अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो सेल है वो बहुत ही कम देखने के लिए हम लोगों को मिलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में एंटर कर जाएगा तो आर प्रोडक्ट इज नाउ मतलब जो कस्टमर्स हैं दोज आर वेरी मच अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, तो इस स्टेज में जो सेल्स का पोर्शन है वो भी पीक की तरफ जो है वो जाने लगेगा, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। इसी तरह से ग्रोथ स्टेज के बाद जब मैच्योरिटी स्टेज में एंटर होगा हमारा प्रोडक्ट तो उस स्टेज में हमारा जो सेल्स के वॉल्यूम है दोज सेल्स वॉल्यूम विल बी एट द पीक लेवल, ठीक है। पीक लेवल के ऊपर जो है वो ग्रोथ स्टेज के ऊपर हमारा जो सेल्स वॉल्यूम होंगे वो रहेंगे। इसके अलावा हमारा जो ये मैच्योरिटी स्टेज है इस मैच्योरिटी स्टेज के अंदर हर कोई प्रोडक्ट चाहता है कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है इस मैच्योरिटी स्टेज के अंदर निकाल पाऊँ। अब मैच्योरिटी स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज इज़ डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे कस्टमर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो हमारा ही प्रोडक्ट यूज़ करे, ठीक है। ठीक है, अगर मिल रहा है हमारा वाला प्रोडक्ट तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो कोई और भी यूज़ कर लेगा। इसके अलावा जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे सेचुरेट हो जाएंगे, ठीक है, डिक्लाइनिंग फेज के अंदर। सो दीज आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर हम ले इस डिक्लाइन स्टेज में भी प्रोडक्ट को हम लोगों ने जो था प्रोडक्ट के फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिस वजह से ये डिक्लाइन फेज में आया है, तो हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली फिर मार्केट से जो है वेनिश आउट हो जाता है। सो दीज आर दी वेरियस स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 4 स्टेजेस के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ये स्टेजेस आपस में जो है वो इंटर रिलेटेड देखने के लिए हम लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आप लोगों से भाई कि कौन सी स्टेज के अंदर जो सेल्स वॉल्यूम पीक के ऊपर रहते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो व्हाट इज द कैश विड्रॉल लिमिट इन कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स, ठीक है। कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के अंदर जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो कितनी रखी गई है, 10,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ या फिर 5,000 रुपीज़। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज़ 5,000 रुपीज़। अब देखिए कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स आज की डेट में जो जब हम लोगों को जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है वैसे वैसे नई नई एडवांसमेंट्स जो है वो हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। तो उन्हीं में से एक है कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स, जहाँ पे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जहाँ जिस टेक्नोलॉजी के अंदर रेडियो ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है टू अ सर्टेन कंटेक्ट्स व्हेन द कार्ड्स आर टैप्ड और वेव्ड ऑन द पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, ठीक है। जब भी कार्ड्स वगैरह को जो है वो टैप किया जाएगा या फिर वेव किया जाएगा तो वहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कैश विड्रॉल लिमिट कितनी कर सकते हैं आप लोग, कैश विड्रॉ कितना कर सकते हैं आप लोग कॉन्टेक्टलेस कार्ड के थ्रू, तो 5,000 इज द लिमिट इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंड बेस्ड एडवांस। योर ऑप्शंस आर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, होम लोन्स, बैंक गारंटी या फिर ऑटो लोन्स। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ। देखिए हमारे पास जो है दो तरह के एडवांसेस रहते हैं, फंड बेस्ड एडवांस या फिर नॉन फंड बेस्ड एडवांस। फंड बेस्ड एडवांस का मतलब क्या है कि जहाँ पे डायरेक्टली जो है वो फंड्स दिए जा रहे हैं बाय द बैंक इटसेल्फ, जैसे होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो फंड्स की जो है वो गिव एंड टेक देखने को मिलती है हम लोगों को कस्टमर और बैंक के बीच में। जबकि जो ये बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर है, ए कस्टमर, ठीक है। ए कस्टमर ने बी इंडिविजुअल से कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिए और उसने उसको पेमेंट नहीं की। अब ए कस्टमर क्या बोलता है कि भाई बैंक के पास जाता है, ABC बैंक प्राइवेट लिमिटेड है, और बैंक को बोलता है कि सर मेरे जो है वो कुछ इन्वॉइसेस आने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो अभी, ठीक है, आप लोग मुझे गारंटी दे दीजिए। मतलब बैंक यहाँ पे सिर्फ गारंटी देता है कि भाई कल को अगर ये इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल के से ए इंडिविजुअल ने जो बी इंडिविजुअल से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिए हैं उनके बदले में अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में बैंक इज टेकिंग द गारंटी ऑफ दिस ए इंडिविजुअल। सो दिस इज बैंक गारंटी। मतलब यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली फंड जो है वो ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं, फंड जो है वो एडवांस की फॉर्म में नहीं दिए जा रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन
एट सोर्स इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट इफ द डिपॉजिटर हैज सबमिटेड अ पैन कार्ड। ठीक है, तो टीडीएस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट कि अगर एक डिपॉजिटर के द्वारा जो है वो पैन कार्ड सबमिट कर दिया गया है तो कितना जो है वो टीडीएस कटेगा उस इंडिविजुअल का, 5%, 20%, 10% या फिर 15%। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10%। ठीक है, अब देखिए टीडीएस होता क्या है। टीडीएस इज to be deducted in cases where the total interest paid or credited on all time deposit in the name of depositor whether singly or jointly exceed 50,000 in a financial year in case of senior citizen। मतलब सीनियर सिटीजन के केस में जो भी इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम हो रही है या फिर जो अमाउंट उसके अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट हो रहा है डिपॉजिटर के नाम पे, अगर वो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में जो है वो टीडीएस कटेगा। और अगर 40,000 अमाउंट रखा गया है, अगर इंडिविजुअल की एज जो है वो 60 साल से कम है, ठीक है, डिपॉजिटर की एज जो है 60 साल से कम है, तो अगर 40,000 का अमाउंट जो है वो एज ए टोटल इंटरेस्ट आता है या फिर क्रेडिट किया जाता है अमाउंट के अंदर अगेंस्ट ऑल टाइम डिपॉजिट्स, तो उस केस में टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। अब ये जो टीडीएस का रेट है ये रखा गया है, टीडीएस रेट इज 10% इन केस ऑफ द डिपॉजिटर हैज़ फर्निश्ड द पैन कार्ड। अगर डिपॉजिटर के द्वारा यहाँ पे पैन कार्ड सबमिट किया गया है तो उस केस में 10% टीडीएस कटेगा, यही यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। और अगर डिपॉजिटर पैन कार्ड नहीं सबमिट करता है तो उस केस में 20% विल बी डिडक्टेड एज अ टीडीएस इटसेल्फ, दैट इज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इटसेल्फ। सो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि अगर डिपॉजिटर ने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है तो कितना टीडीएस कटेगा इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट। सो आप लोगों ने इस बोथ वे के अंदर जो है वो इस क्वेश्चन को समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the POS cash withdrawal limit on debit card in tier 1 and tier 2 centers। so POS क्या है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से एक मशीन रहती है, जब भी हम लोग किसी भी मर्चेंट के पास जाते हैं वहाँ से गुड्स और सर्विसेज को अगर हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग कार्ड देते हैं, उस मशीन के ऊपर उस कार्ड को वो स्वाइप कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज, इस मशीन को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन बोला जाता है। तो यहाँ पे कैश विड्रॉल लिमिट डेबिट कार्ड के थ्रू टीयर 1 और टीयर 2 सेंटर्स में कितनी रखी गई है। ऑप्शन ए इज 2000, ऑप्शन बी इज 1000, ऑप्शन सी इज 5000, ऑप्शन डी इज 10,000। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज 1000। अब टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर अगर इन पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के थ्रू कैश को विड्रॉ करना है तो लिमिट इज 1000, और अगर टीयर 3 या फिर टीयर 4 सिटीज के अंदर कैश विड्रॉ करना है डेबिट कार्ड के थ्रू पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से, तो दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2000 पर डे। ठीक है, टीयर 3 और टीयर 4 सेंटर्स के अंदर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए नॉर बी। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसका इनिशिएटिव है भाई? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज बोथ ए एंड बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए, दैट इज आईबीए भी हम इसको बोल देते हैं, आरबीआई और आईबीए का इनिशिएटिव है एनपीसीआई। अब देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग ऑल रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। सो इट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि एनपीसीआई जो है वो किस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको इनिशिएट किया गया था, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब ये जो एनपीसीआई है इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इटसेल्फ। ठीक है, सो हम लोगों को 10 कोर प्रमोटर्स जो है वो इस एनपीसीआई के देखने के लिए मिलते हैं, जिनके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक, इसके अलावा जो है वो एचएसबीसी बैंक हम लोगों को देखने के मिलते हैं। सो दीज 10 आर दी कोर प्रमोटर्स फॉर दी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अप टू व्हाट अमाउंट लिमिट रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट थ्रू लोक अदालत कैन बी डन। अब देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बन जाता है, जब उसके ऊपर ना तो प्रिंसिपल और ना ही इंटरेस्ट अमाउंट की रीपेमेंट की जा रही होती है। ठीक है, तो अब तब अगर एक ऐसा एसेट है या ऐसा लोन है जो 90 दिन 90 डेज या फिर 90 डेज से ज़्यादा टाइम के लिए जो है उसके ऊपर कोई भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग एनपीए बोल देते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी
के लिए लिमिट रखी गई है जब भी इस रिकवरी को किसके थ्रू किया जाएगा, लोक अदालत के थ्रू किया जाएगा। तो व्हाट इज दैट लिमिट, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। योर ऑप्शंस आर 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख। सो द राइट आंसर विल बी 20 लाख इटसेल्फ। सो 20 लाख इज द लिमिट जो कि रखी गई है जब भी रिकवरी की जाएगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की विद द लोक अदालत इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या पूछा गया है, with which among the following foreign banks entered the retail banking activities but when not able to achieve the business objective moved out of the business? BNP Paribas, Citibank, ABN AMRO, now RSB Bank। ठीक है, your options are 1 only, 2 only, both, only 1 and 2, 1, 2 and 3 itself। So the right answer will be option number C itself, that is only 1 and 2। So these were the foreign banks जो बहुत ही एग्रेसिवली रिटेल बैंकिंग वाले सेक्टर में एंटर किए, बट क्योंकि इनका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव था, जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने का जो इनकी स्ट्रेटेजी थी वो काम नहीं कर पाई, इसीलिए दे जस्ट मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रिकलेक्ट किए थे मई 2023 एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर और उनकी एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सो सेक्शन 2 के अंदर अब हम लोग किस तरह का क्वेश्चन जो था वो टॉपिक ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टाइप, एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग रिकलेक्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आप लोगों के साथ ये किस तरह का क्वेश्चन और किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। सो सिक्योरिटाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट इन सिक्योरिटी एसेट्स, के सिक्योरिटी एसेट्स के अंदर मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, टारगेट ईयर अंडर द स्कीम। ठीक है, अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस भी किया, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के रिगार्डिंग जो 2021 के अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 80D से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर हेल्थ चेकअप अंडर दिस एक्ट। ठीक है, स्विफ्ट, NEFT, FOIR और सरसई, यहाँ से जो था इनकी एब्रीवेशन पूछी गई थी, जैसे NEFT इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, इसी तरह से स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरह की फुल फॉर्म जो थी वो इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछी गई थी। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन एसेट, लेवरेज रेशियो, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट इंटरेस्ट इनकम। इनसे जो थे वो हम लोगों को न्यूमेरिकल देखने के लिए मिले कि रिटर्न ऑन एसेट के फॉर्मूलाज आप लोगों ने ध्यान रखने। देखिए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है कि आप लोग ध्यान रखें जब भी एग्जाम देने के लिए जाएं तो इन टॉपिक्स को और इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके चलें। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं रिटर्न ऑन एसेट, लेवरेज रेशियो, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट्स, फिक्स ज्वाइंट अकाउंट्स के बारे में जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द केस दैट वी क्लोज FD in prematurity while one person has died itself। So this is a kind of case study question। इसके अलावा भीम और UPI की ट्रांजेक्शन लिमिट्स पूछी गई थी कि what is the maximum transaction limit। So 1 lakh is the transaction limit for भीम as well as UPI itself। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मूलाज पूछे गए थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं। एसेट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। एसेट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वेरियस ऑप्शंस दी गई थी, वहां से आप लोगों को सही ऑप्शन चूज करनी थी कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एसेट प्रोडक्ट्स। तो एसेट प्रोडक्ट्स हो गए, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं जब भी आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि हु कैन टेक लोन अगेंस्ट सोवरन गोल्ड बॉन्ड। NEFT और RTGS ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था। नेक्स्ट इज गोल्ड बॉन्ड। अब गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव एंड यूज ऑफ द गोल्ड बॉन्ड। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था दैट वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट। इसके अलावा बैंक फ्रॉड के ऊपर जो था वो केस स्टडी पूछी गई थी कि 70 लाख बैंक फ्रॉड हुए एक इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, तो व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द बैंक। अब इस तरह की ये जो केस स्टडीज रहती हैं दीज आर रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड, जो कि आप लोगों को अपना एनालिटिकल माइंड यूज करके एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना रहता है। नेक्स्ट इज लोन्स और EMI से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 2 लाख की सैलरी है और 95,000 EMI है, एक तरफ 1 लाख सैलरी है 45,000 EMI है, तो विच वन इज द बेटर वन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने चैटबॉट के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखा कि चैटबॉट अलग अलग बैंक्स के द्वारा जो डिफरेंट काइंड ऑफ चैटबॉट्स लॉन्च किए जाते हैं, जैसे सिया लॉन्च किया गया था SBI के द्वारा। ठीक है,
अलग अलग चैटबॉट्स अलग अलग कंपनीज के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे उनको मैच द फॉलोइंग के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि फॉर्मूला भी बताइए और प्रॉफिट मार्जिन रेशियो को भी कैलकुलेट कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 2 इटसेल्फ। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3 की, जहाँ पे हम लोग सिर्फ टॉपिक्स को ही रिकलेक्ट कर पाए हैं कि किन टॉपिक से जो था वो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस मई 2023 एग्जामिनेशन के अंदर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा कॉइन किया गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी दैट इज IDRBT के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। FIOR, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, फॉर्म 15G और 15H के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वाइट लेबल ATMs के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। रीजन फॉर सक्सेस इन रिटेल बैंकिंग, सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मॉडल, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मॉडल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन KYC गाइडलाइंस, KYC दैट इज नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, जो कि RBI के द्वारा जो है वो इशू की जाती है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ किया गया था। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड के ऊपर क्वेश्चन थे कि अलग अलग किस किस अब म्यूचुअल फंड से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर किसी भी तरह का जो है वो इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पाता है कस्टमर, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा बियॉन्ड विच अमाउंट इज टैक्सेबल इफ गिफ्टेड बाय एनीवन एल्स टू द क्लोज रिलेटिव, ठीक है। तो गिफ्ट अगर दिया जाता है, मॉनिटरी गिफ्ट दिया जाता है, तो कितना अमाउंट जो है रखा गया है जिसके ऊपर वो जो गिफ्ट रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल इन नेचर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। सरफेस एक्ट हब से क्वेश्चन पूछा गया था। फायर इंश्योरेंस एंड टाइम डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग इनको डिस्कस कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर माइनर अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने BSBDA अकाउंट, इसको भी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लोगों ने कंसीडर करना है। इवेंट बेस्ड इंश्योरेंस पूछी गई थी। बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, राइट टू प्राइवेसी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ट्रेड ऑफ। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हम लोग क्वेश्चंस तो रिकलेक्ट नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट हाँ ये टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस आप लोगों के मई 2023 एग्जाम के अंदर जो था वो फ्रेम किए गए थे। तो अगर आप लोग जो है वो इस एग्जामिनेशन को प्रॉपरली इस बार जो है वो सक्सेसफुली क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अगर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मई 2023 में किस तरह का क्वेश्चन पेपर जो था वो फ्रेम किया गया था आपके इस RBWM कंपोनेंट के लिए, ये बता दिया। बट अगर फिर भी आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जैब एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैब के द्वारा मास्टर कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं, उनको आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, यहाँ पे कोर्सेज में जा करके जैब कोर्सेज के अंदर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यू विल बी लैंडिंग इन अ पेज जहाँ पे आप लोगों को जैब के इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो है वो मास्टर कोर्स दिख जाएंगे। PPB के लिए मास्टर कोर्स, IE एंड IFS के लिए मास्टर कोर्स दिख जाएगा आप लोगों को। इसी तरह से चारों कंपोनेंट्स RBWM, AFM, इनके लिए जो है वो आप लोगों को मास्टर कोर्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो एक कंप्लीट कॉम्बो मास्टर कोर्स चाहते हैं, तो आप लोग 2025 कॉम्बो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैब का कंप्लीट मास्टर कोर्स विजिबल रहेगा, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आप लोगों को गाइड भी करेंगे इस एग्जामिनेशन की जर्नी के अंदर, और आप लोगों को जो है वो यहाँ पे अपने आप को इवेलुएट करने का भी मौका दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज MCQs जो कि आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर भी जो है वो एनरोल हो सकते हैं। मास्टर कोर्स जैसे भी आप लोग जो है कंफर्टेबल फील करें, या तो आप लोग मास्टर कोर्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए जो मास्टर कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं उन कोर्सेज को भी आप लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह से आज के, एक तो पहले तो हम लोगों ने इस पेपर को जो 2023 के अंदर कंडक्ट किया गया था इसको डिस्कस किया, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है वो हमारे मास्टर कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। So that is all for this video session. Thank you.